पता है, जब मैं छोटी होती थी ना, मुझे सोशल स्टडीज पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, नाम हैं, डेट्स हैं, रूलर्स हैं, मैं इन सब चीजों को कैसे याद रख पाऊंगी। इतने चक्कर आते थे मुझे सोशल स्टडीज देख के कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं थकी जाती थी पढ़ने से पहले। उसके बाद जीवन में कुछ डेवलपमेंट्स हुए और मैं बड़ी हो गई, और बड़े होने के बाद आज मैं आपके सामने खड़े होकर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आपको अपनी लाइफ का फेवरेट सब्जेक्ट सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूं। आई नो, मैंने अभी अभी कहा कि मुझे सोशल स्टडीज पसंद नहीं था, पर मैं आपको एग्जैक्टली यही समझाना चाहती हूँ कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो कई सारी ऐसी चीजें, कई सारी चीजों के मतलब जो कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में कहीं कहीं छुपे हुए होते हैं, जिन्हें हम शायद गौर से पढ़ते नहीं हैं, या फिर रट लेते हैं, या फिर सोचते हैं कोर्स का पार्ट है तो याद करना पड़ेगा, भूल जाते हैं ये समझना कि इनमें से शायद कुछ चीजें लाइफ में जाकर आपकी आइडियल्स बन जाए। और आज मैं जिस पॉइंट पर खड़ी हूँ, सोशल स्टडीज इज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड इट इज इंडीड समथिंग विच हैज चेंज्ड माई लाइफ फॉरएवर। सो नाउ व्हेन वी आर हियर, वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी महान इंसान ने कहा है, किस महान इंसान ने कहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर किसी महान इंसान ने कहा है that when you can't find answers in your present, try looking at history। अब क्योंकि मैंने हिस्ट्री बोल दिया है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम, हेलो, वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। हिस्ट्री के साथ लोगों के कुछ अजम्पशंस अटैच्ड होते हैं। पहले सबसे ये कि बहुत ही लंबे चैप्टर्स होते हैं, दूसरी चीज ये कि बहुत सारी डेट्स होंगी और बहुत सारे रूलर्स के नाम होंगे, बहुत सारे लोगों के नाम होंगे, और तीसरी चीज ये कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग होती है कि आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। अब इसमें से मैं आप लोगों को एकदम ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ, ये चैप्टर लंबा है, इट इज अ लेंथी चैप्टर, इट हैज अ लॉट ऑफ सब टॉपिक्स, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। दूसरी चीज, इसमें रूलर्स के नाम हैं, कई सारे लोगों के नाम हैं, कई सारी डेट्स हैं जो कि आपको शायद याद करनी भी हो, शायद कि याद ना भी करनी हो, लेकिन वो वहां पर है। और तीसरी चीज जो कि कहा जाता है कि हिस्ट्री बोरिंग है, वो एकदम अनट्रू है। उस क्लॉज को हम लोग क्रॉस कर देते हैं आज, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग हिस्ट्री को ही नहीं बल्कि पूरे सोशल स्टडीज सब्जेक्ट को एक बहुत नए तरीके से, एक बहुत फ्रेश तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको रीअश्योर करवाना चाहती हूँ कि इवन दो इट इज लेंथी, इवन दो इट हैज अ लॉट ऑफ नेम्स, इट इज नॉट बोरिंग। हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको एक स्टोरी की तरह समझना, और जब हम लोगों से एक स्टोरी की तरह समझने लग जाते हैं तो जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाती हैं। फिर चैप्टर्स कहानियों की तरह लगते हैं, फिर उन लोगों के नाम उन कहानियों में होने वाले कैरेक्टर्स की तरह लगते हैं, फिर ये सारी स्टोरी आपके सामने चलने लग जाती है और आपको बहुत इंटरेस्ट आने लग जाता है। I assure you that this time when you're going to study history, it's not going to be as boring। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा शब्द है, नेशनलिज्म। हम लोगों ने कई बार देखा है नेशनलिज्म वर्ड को यूज होते हुए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो नेशनलिज्म का मतलब होता है द सेंस ऑफ बिलोंगलीनेस। आज हम लोग हमारे घर को बिलोंग करते हैं, हमारे स्कूल्स को बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स को बिलोंग करते हैं। इन सब लोगों से हमारी कुछ इमोशंस अटैच्ड है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज, कुछ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अटैच्ड है। जब हम लोग किसी चीज पर अपनत्व वाली फीलिंग रखते हैं, उस चीज को कहते हैं, उस फीलिंग को कहते हैं द फीलिंग ऑफ बिलोंगलीनेस। और जब इस तरीके की फीलिंग हम लोग हमारे नेशन के लिए रखते हैं, हमारे ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए रखते हैं, या फिर हम लोग किसी कंट्री के लिए रखते हैं, किसी स्टेट के लिए रखते हैं, तो वो बन जाती है द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब इसमें आप कहेंगे कि अगर हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं तो व्हाई डू वी हैव टू स्टडी द नेशनलिज्म इन यूरोप? यूरोप तो दूसरी टेरिटोरियल बाउंड्री है, दूसरी जगह है, हम उसके बारे में क्यों पढ़े? वो इसीलिए क्योंकि आज जिस तरीके के नेशंस हमारे सामने हैं, जिस तरीके की कंट्रीज हमारे सामने हैं, जिस तरीके के ज्योग्राफिकल यूनिट्स हमारे सामने हैं, जिस तरीके के सिस्टम्स हमारे सामने हैं, किस तरीके की गवर्नमेंट्स हैं, ये है वो है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।
हमको लगता है हाँ ठीक है, हमारा राइट है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, ऑब्वियसली आई हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, ऑब्वियसली आई हैव द राइट टू डू दिस एंड दैट। लेकिन ये सारे राइट्स, इनफैक्ट ये सारा स्ट्रक्चर पहले कहीं दूर किसी जमाने में किसी इंसान की ड्रीम थी, किसी इंसान की ड्रीम की हुई पेंटिंग थी। और इस तरीके की ड्रीम थी कि उस ड्रीम को कहा जाता था यूटोपियन, विच मीन्स इट इज टू अनरियल टू बी रियल। इस तरीके की इमेजिनेशन है कि ये कभी रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। लेकिन हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्टम्स हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो नेशन स्टेट है, वो इतनी लंबे टाइम के बाद, इतनी सारी लंबी स्ट्रगल्स के साथ बनकर बाहर आया है कि हम लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं कि हम किसी की ड्रीम को आज जी रहे हैं। और फिर यूरोप की बात क्यों हो रही है? यूरोप की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पे पूरी दुनिया में ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स उभरना स्टार्ट हुए थे। इट इज दैट प्लेस जहां से ये सारे आइडियाज उभर के फूलों की तरह हम सबकी जिंदगियों में फैल चुके हैं। वी स्टार्ट दिस चैप्टर विद अ पेंटिंग, जो कि मैंने आपको कहा एक ड्रीम है किसी इंसान का, फ्रेडरिक सोरियो। चिंता मत करना, 3-4 बार इन लोगों के नाम सुनोगे, 3-4 बार इस पेंटिंग के बारे में समझोगे तो आपको अपने आप इन सब लोगों के नाम याद हो जाएंगे। और अभी यहाँ से इनफैक्ट एक चीज पक्के से याद कर लीजिए, और वो ये है कि आप लोगों को कोई भी चीज इस चैप्टर में समझने से पहले उसकी टेक्निकलिटीज की तरफ नहीं जाना है कि अच्छा फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है, उसके 4 प्रिंट्स हैं और मुझे वो सारे प्रिंट्स को ABCD करके याद करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विद a lot of patience and a lot of interest। देखिए कि वो चीजें आपसे कहना क्या चाहती हैं, वो किस तरीके के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो याद करने की बातें तो अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगी। तो इस पेंटिंग के साथ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके की ड्रीम, कैसा दिखता था नेशन, कैसा दिखता था द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। क्यों उस टाइम पर इस तरीके की बातें की जाती थी कि लोग उठ रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, किसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे? They were fighting against absolutist power। एब्सोल्यूटिस्ट पावर उस तरीके का पावर होता है जहां पर मोनार्क्स होते हैं, जहां पर कॉन्जर्वेटिव लोग होते हैं, जिन लोगों के हाथ में पूरा पावर होता है और वो लोग अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड नहीं करते हैं। इस तरीके के रिजीम से बाहर निकलकर कैसे धीरे धीरे, एक्चुअली बहुत सेंचुरीज तक चलने वाली स्ट्रगल्स के बाद हम लोग इस सेंस पर आ चुके हैं। इसके पीछे की सारी कहानी अब इस चैप्टर के साथ हम पढ़ने वाले हैं। This chapter takes you on a ride. The first station is the French Revolution। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों? क्योंकि अगेन क्रांति की वो पहली लहर जिसके बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, स्टार्ट हुई थी वहां से हम लोग आगे चलते हैं। पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में होने वाले डेवलपमेंट्स को, अलग अलग ऑर्डर्स को एक बार फिर से पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज स्प्रेडिंग इन द इंटायर यूरोप। जिस तरीके से आज हम यूरोप को देखते हैं वो पहले ऐसा नहीं दिखता था। एक इंसान है मेटरनिच, और वो ये कहते थे व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस में कुछ भी होता है तो पूरे यूरोप में उसका पूरा इम्पैक्ट आ जाता है। फ्रांस वो एपिसेंटर बन जाता है। उसके आगे हम बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कैसे नई नई तरीके की साइकोलॉजिकल आइडियाज चेंज हो रहे थे। साइकोलॉजिकल आइडियाज क्या थे, किस तरीके की आइडियोलॉजीज बन रही थी, फ्रॉम कंजर्वेटिव ऑर्डर टू लिबरल ऑर्डर एंड टू अ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। इन सारे फेजेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कैसे कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं वो होते हैं हमारे दादा दादी, लिबरल लोग जो होते हैं वो होते हैं हमारे मम्मी पापा, और रेवोल्यूशनरीज जो होते हैं वो होते हैं घर के बच्चे जो कि सारे चेंजेस चाहते हैं जल्दी जल्दी। अब इन चीजों का एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये सारी चीजें आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कैसे कैसे इन सारे रेवोल्यूशन से होते होते, ये सारे आइडियोलॉजिकल शिफ्ट से होते होते हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रेवोल्यूशन। कि कैसे यूरोप में पहले एक कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर था, उसके बाद लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, फिर कैसे कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर फिर से आ जाता है, फिर से रेवोल्यूशंस होते हैं। रेवोल्यूशंस होते हैं एक बहुत लंबे समय तक, फ्रॉम 1830 टू 1848। उस पूरे टाइम पीरियड में क्या क्या चेन ऑफ इवेंट्स रहे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अबाउट यूनिफिकेशंस।
हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वो लोग जो कि आज तक इस पूरी जगह पर रूल करते हुए आ रहे थे, वो क्या उस जगह के लोगों को यूनाइट करने में मदद करा सकते हैं? जी हाँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी विल सी यूनिफिकेशंस ऑफ 3 बिग कंट्रीज, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। इन सारी चीजों के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि रेवोल्यूशन की आग होती है, जो क्रांति की आग होती है, वो बढ़ती और भभकती कैसे है। बढ़ती है थ्रू हंगर, हार्डशिप एंड पेन, एंड देन कम्स रेवोल्यूशन। जब बहुत ज्यादा तंगी हो जाती है, जब तंगी में आटा गीला हो जाता है, तब लोग सोचते हैं या तो ऐसे ही मर जाएंगे या फिर रिवोल्ट करके ही मर जाते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ जो रेवोल्यूशन की भावनाएं होती हैं, जो अपने हक के लिए लड़ने की भावनाएं होती हैं, क्रांति के सेंटिमेंट्स होते हैं, वो बढ़ते ही चले जाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो एक और चीज देखेंगे वो है ऑफ द रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ द नेशन। अब उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर चीज सिर्फ लड़ाई झगड़े, रिवोल्ट और स्वॉर्ड्स और चेन से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो दिमाग से, इंट्यूशन से, सेंटिमेंट से, इमोशन से लड़ी जाती हैं, और वो होता है द रोमांटिक साइड ऑफ दीज वॉर्स एंड दीज रेवोल्यूशंस, जो कि इस चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये बताता है अबाउट कैसे लोगों के कल्चर के अंदर, लोगों की बातों के अंदर, लोगों के फोक सॉन्ग्स, म्यूजिक के अंदर कैसे लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट उभारा जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग एक और चीज के बारे में देखते हैं, और वो ये कि क्या होता है जब पूरे सारे स्टेट्स को अपनी अपनी जगह मिल जाती है। क्या ये कहानी, क्या ये इन्वेजन, क्या ये पावर, राइट्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं? ये चैप्टर खत्म होता है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन बाल्कन, जो कि एक रीजन बना ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ऐसा क्या हुआ था इन सारे छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में कि एक इस तरह की लड़ाई बढ़ गई, इस तरह का इतना बड़ा पावर के लिए झगड़ा बढ़ गया कि वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। और वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ, किस तरीके के आइडियाज की तरफ हुआ, और इस पार्ट को बोलते हैं द फीलिंग, द ट्विस्ट फ्रॉम नेशनलिज्म टू इंपीरियलिज्म। ये सारे शब्द अभी शायद थोड़े भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये चीजें जब आप हमारे साथ साथ पढ़ने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भारी भरकम नहीं लगेंगे, बल्कि आपको बहुत मजा आएगा ये एक एक कॉन्सेप्ट समझने में, इन चीजों के मतलब पीछे जानने में। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आपकी इस पूरे चैप्टर में कई सारी पिक्चर्स हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, कई सारी खोई हुई पिक्चर्स हैं, कई सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, कई सारे सोर्सेज हैं। काफी हद तक हमने ये सारा कंटेंट अपने साथ कवर किया है, लेकिन इफ एट एनी पॉइंट आपको लगता है कि देयर इज a word that we have used in these sources, there is something visible in these pictures जो कि आपको पर्सनली इंटरेस्ट करती है, तो रुक कर उन चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा, रुक कर उन शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू, हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू बी स्टडीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग इट। इनफैक्ट सोशल स्टडीज इज नॉट अ सब्जेक्ट जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा जाएगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एज न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू आइडियोलॉजीज इन आवर लाइफ, एंड ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी में ऐड होने वाले हैं। इस चीज को आराम आराम से अपनी पेस पर पढ़िए, मे बी एक सब टॉपिक एट अ टाइम करके पढ़िए। इसके साथ में आपको एक और चीज बताती हूँ जो कि आपकी लाइफ को बहुत सरल बनाने वाला है। वो ये है कि थ्रू आउट दिस चैप्टर जिस तरीके के सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होने वाले हैं वो ऐसे होंगे कि हमने एकदम एनसीईआरटी के साथ साथ चलकर टॉपिक्स को कवर किया है, तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ इस पूरे टेक्स्ट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो विद ऑल ऑफ दिस अश्योरिटी कि चैप्टर लंबा है लेकिन बोरिंग नहीं है, चीजें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाई गई हैं, और प्लीज इसको याद करने के लिए या रटने के लिए मत पढ़िए, प्लीज इसको पढ़िए टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप एन आइडियोलॉजी।